अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, खदशात जन्म ले रहे हैं कि दोबारा पाबंदियां न लग जाएं। आज वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कौमी राब्ता कमेटी ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तमाम इकदाम की तौसीक कर दी है, जिसमें मास्क पहनने पर अमल दरामद कराना, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स को 10 बजे बंद कराना शामिल है। वज़ीर आज़म ने NCOC को हिदायत जारी की हैं कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आइंदा का लाए अमल मुरत्तिब करे और ज़रूरी हिदायत जारी करे। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर कोरोना बढ़ा भी तो सनतें और बिजनेसेस बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, एहतियाती तदाबीर अपना कर अपनी सनतों को चलाएंगे। हमने ये फैसला किया कि हमने बिल्कुल अपनी बिजनेसेस, अपनी सनतें हमने बंद नहीं करनी। हम सिर्फ वो चीज़ें रोकेंगे अगर ये खुदा ना खास्ता बढ़ती गई, जो मसलन जिससे हमारी बिजनेस को नहीं और सनतकारी को नहीं नुकसान पहुंचता। बाकी हमने अपनी बिजनेसेस और अपनी सनत चलाएंगे, लेकिन SOPs के साथ। दूसरी जानिब ये तशवीश भी है कि कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से तालीमी इदारों का शेड्यूल क्या होगा। तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे या खुले रहेंगे। बाजारों, मार्केट्स और शादी हॉल्स का क्या होगा। पाकिस्तान में खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है, मगर कुछ दिनों से यहाँ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। मुसलसल 2 रोज से 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 27,984 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 1,167 टेस्ट मस्बत आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 14 अमवात हुई। 430 अफराद सेहतयाब हुए। मगरबी मुमालिक में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से दोबारा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। केसेस के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या मामलात रहेंगे। आज बहुत अहम इजलास हुआ जब वज़ीर आज़म ने यह अनाउंस किया कि लॉकडाउन नहीं होगा, मगर उस इजलास में क्या फैसले हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, जो कि सरबराह हैं NCOC और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, बहुत अहम इजलास था। वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया कि अगर कोरोना बढ़ा भी तो लॉकडाउन दोबारा नहीं होगा इंडस्ट्री का और मुल्क की मईशत का। क्या ये इस वजह से है कि नहीं नजर आ रहा कि जिस तरीके से दूसरे ममालिक में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, पाकिस्तान में कोरोना में इजाफा जरूर हो रहा है मगर उतना तेजी से नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि फैसलों में तब्दीली आने वाले दिनों में आ सकती है सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, इसके अंदर शाज़ेब, मुझसे पहले भी जब लोग पूछा करते थे कि क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में दूसरी लहर आए, तो मैं हमेशा ये जवाब देता था कि बिल्कुल मुमकिन है। अब वो उसका इन्हिसार हमारे अपने ऊपर है। अगर हम बड़ी सादा सी जो हिफाजती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है और उम्मीद है कि आगे भी हालात ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि पिछले चंद हफ्तों के अंदर लोगों ने ये फैसला कर लिया अपने जहन के अंदर कि कोरोना ख़त्म हो गया है और हिफाजती तदाबीर के ऊपर अमल दरामद बिल्कुल कम हो गया, और उसका नतीजा भी हमने देख लिया है। पिछले सितंबर के शुरू से अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ जो केसेस की तादाद है, जो पॉजिटिविटी रेशो है, अमवात जो है, वो सब में 2 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी खित्ते के मुकाबले में और दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन जहां पर हम थे उससे खराबी नजर आई है। तो इसलिए अब आज जो मीटिंग की, जो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, सारे वज़राए आला थे, उसके अंदर बुनियादी उसके अंदर फैसले यही थे कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए लोगों की हिफाजत और रोजगार की हिफाजत करने के लिए जो मंतकी इक़दाम हैं उनको भी लिया जाए, और लेकिन ऐसे इकदाम ना हो जिससे लोगों के कारोबार के ऊपर या रोजगार छिनने का खतरा हो या उस पर ज़्यादा कोई मनफी असर हो। और ज़ाहिर सनत तो अगर आपको याद हो तो हमने बिल्कुल शुरू में भी जब किया था तो सबसे पहले हमने सनतों को ही खोला था। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम सबसे अहम वो ताउन करें, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया था लोगों की आगाही के लिए और पैगाम पहुंचाने के लिए। तो उसी तरीके से इंशाल्लाह ताला मीडिया भी एक मजबूत किरदार अदा करेगा और इंशाल्लाह ताला हम ऐसी सूरत हाल में नहीं पहुंचेंगे जहां इस किस्म के हमें एक्सट्रीम जो इक़दाम हैं वो लेने पड़े। अच्छा, और ये लॉकडाउन और दूसरे मामलात के हवाले से जो वाज़ेह फैसला है वो सिर्फ सनतों के हवाले से है, क्योंकि मॉल्स की सिर्फ टाइमिंग बदली गई, मगर आप कह रहे हैं कि चाहे मॉल्स हों या मुख्तलिफ मार्केट्स हों, ट्रांसपोर्ट हो, शादी हॉल्स हो, स्कूल्स हो, इनको बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं होगा।
नहीं, इस वक्त जो आज जो फैसला किया गया उसके अंदर ये है कि अच्छा जरा सा मैं अगर आप इजाजत दें तो ज्यादा खतरा कहाँ है? ज्यादा खतरा है जो अंदर बंद कमरे के अंदर जो कोई भी लोग जमा होते हैं या ज्यादा तादाद के अंदर लोग जमा हो, और ऐसी जगह जहां पे बंद कमरा हो, ज्यादा तादाद में लोग हों और लोगों ने मास्क ना पहने हो, सबसे ज्यादा खतरा वहां पे है। अब शादी की तकरीबात के अंदर जहां पे खाना सर्व हो रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि लोग मास्क पहने। वो जाहिर है कि खाने के लिए तो मास्क नहीं पहनेंगे अगर वो अंदर आते हुए मास्क पहन कर भी आए थे। तो एक बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया है कि हम इसको इस तरीके से करें कि शादियां जो हैं, और लोगों को टाइम देने के बाद फौरी तौर पे नहीं कि कल लोगों के कार्ड्स पड़ चुके हैं, इंतजामात हो चुके हैं, तो थोड़ा सा गैप देने के बाद, और ये शादी हॉल एसोसिएशन को भी मैंने कहा है कि कल सुबह प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर आउटडोर शादियां, मौसम अच्छा आ रहा है, दिन के वक्त की शादियां हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे खतरा जो है बहुत कम हो सकता है। और वो सारा जो केटरिंग का जो बिजनेस है, डेकोरेशन का बिजनेस है, तमाम चीजें जो जुड़ी हुई हैं शादी की तकरीबात के साथ, वो भी कारोबार साथ चलता रहे, लेकिन जो एक वबा का बहुत ज्यादा खतरा है उसके अंदर कमी की जा सके। बाकी उसके अलावा इस वक्त जो है मार्केट्स वाला का 10 बजे का एक लिमिट हमने जरूर लगाई है, लेकिन ज्यादा जो जोर आज दिया गया है और एक जो बड़ा फैसला किया गया कल उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ उसकी तफसील वर्कआउट करके किया जाएगा, वो मास्क के पहनने के ऊपर है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी, लोग ज्यादा मास्क पहनना शुरू करेंगे और उससे वबा के फैलाव के अंदर एक खातिर खा कमी भी आएगी। मतलब अगर मास्क और एहतियात का मुतालबा पहले भी करते रहे, अब भी जो दूसरी लहर आई है उसमें कहा जा रहा है कि बेएहतियाती की वजह से ये हो रहा है, तो लाजमी करार देना और अगर ना कोई पहने और एसओपीज़ की पासदारी कोई ना करे, चाहे वो अवाम हो या फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो उनके ऊपर कोई जुर्माना आयद किया जाना, क्या ये वाले मामलात भी ज़ेर गौर हैं कि सवाबदीद पर ना छोड़ा जाए अवाम की या मुख्तलिफ इदारों की? जी ऐसे ही है। और जो चले मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो तजवीज़ है, वो तजवीज़ ये गिलगित बल्तिस्तान में पहले किया गया था और हमारे ख्याल में बड़ा एक अच्छा वो फैसला था। और वो ये है कि आपका 75 रुपए 100 रुपए चालान किया जाए अगर आप एक ऐसी जगह पे है जहां आपको मास्क पहनना चाहिए, भीड़ वाली जगह पे, खास तौर पे आप अंदरून किसी बंद एरिया के अंदर हैं, और अगर आपने नहीं पहना, लेकिन वो 100 रुपए आपसे लेके वो सरकार के खजाने में नहीं जमा कराना, आपको 3 मास्क दे दिए जाए ताकि आपको मास्क भी आसानी से मिल सके। और इसमें भी जो असल मकसद है वो किसी का फाइन जुर्माना करना नहीं है। वो जैसे मैंने कहा कि सरकार के पास तो कुछ नहीं आएगा, वो तो मास्क ही देना है। हम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग खुद अपने एहतियात के लिए, अपने प्यारों के एहतियात के लिए और माशरे की एहतियात के लिए जो बुनियादी हिफाजती तदाबीर हैं उन पर अमल करें। और ये जितने भी फैसले हैं इस पर तमाम सूबे एक ही पेज पर हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। माजी में हमें नज़र आया कि एसओपी से लेकर जो लॉकडाउन के मामलात थे उसमें सूबों में इख्तलाफ नज़र आया, वफाक के साथ इख्तलाफ नज़र आया, सिंध का नज़र आया। इस वक्त सब एक पेज पर हैं जो भी अनाउंसमेंट आज हुई और फैसले हुए। जी इस वक्त एक उसूली तौर पर जो है वो इत्तफाक राय हो गया। जैसे इसकी तफसीलात जो है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आज से शायद 2 या 3 दिन के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन हो। तो अब एनसीओसी जो है वो जो ओवरऑल गाइडलाइंस दी गई हैं, जो बुनियादी असूल तय किए गए हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर सूबों के साथ इसकी तफसीलात वर्कआउट कर लेगी और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और किस दिन से स्टार्ट करना है उसका फैसला कर लिया जाएगा। बट करेंगे वही जिसके ऊपर फिर पूरे मुल्क के अंदर कंसेंसस हो और एक ही तरीके से काम हो। सब और अगर खुदा न खास्ता कोरोना फैलता है तो अस्पतालों की तैयारी पहले से कितनी बेहतर है? क्योंकि हमें दरमियान में नज़र आया जब कोरोना बहुत फैल रहा था कि जानने वालों में कोरोना के मुतासरीन नज़र आते थे, फिर दरमियान में नज़र आना बंद हुए। अब फिर नज़र आ रहा है कि दोस्तों में, रिश्तेदारों में, उनके रिश्तेदारों में लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। तो जितना ये फैल रहा है, अस्पतालों की तैयारी इस वक्त कितनी बेहतर है पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता मजीद फैलता है? जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। आपको हर एक को अपने जानने वालों के अंदर से भी ये खबर आनी शुरू हुई है
लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पहले बता रहा था कि मजमूई तौर पर अगर आप कौमी आदाद शुमार देखें तो उसके अंदर भी आपको ये नज़र आता है। अगर हर 100 लोगों को टेस्ट किया जा रहा था सितंबर के शुरू के दिनों में, तो उसमें से 1.7 1.8 लोग जो हैं उनके मस्बत टेस्ट आते थे, यानी उनको कोरोना होता था। पिछले 2 दिन में ये 4 से ज़्यादा चला गया है, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसी तरीके से जो रोज़ाना की बुनियाद पे औसतन अमवात हो रही थी उस अरसे में, सितंबर के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में वो होते थे 5 लोग रोज़ाना की अमवात हो रही थी। अब जो है वो 12, 13, 14 तक बात पहुंच गई है। इसी तरीके से अस्पतालों के अंदर हमारे जो लोग हैं जो ऑक्सीजन पे हैं और जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, वो तकरीबन 475 के करीब लोग थे इन ऑक्सीजन के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर। वो इस वक्त 700 से ऊपर उसकी तादाद जा चुकी है। वेंटिलेटर के ऊपर जो लोग थे वो तकरीबन 75 के करीब, 75-77 के करीब थे, वो आज 120-125 से ऊपर चली गई है। तो आप किसी भी तरीके से देखें तो नजर आ रहा है कि दोबारा से वबा का फैला हुआ है। अब इसका अगर मैं मुआवजा करूं कि जो जून का महीना था, जून के वक्त में जो सबसे ज्यादा सूरत हाल थी, तो उससे जाहिर है अभी हम बहुत बेहतर हालात के अंदर हैं, लेकिन हमने इंतजार नहीं करना उस सूरत हाल का पैदा होने का, और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि अभी से इकदाम लिए जाएं ताकि इसको यहीं पर रोका जा सके या इसकी जो इजाफा हो रहा है उसके अंदर रफ्तार में कमी की जाए। बहुत शुक्रिया सद उमर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, SOPs की पासदारी कीजिए ताकि कोरोना ना फैले। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने एक और बड़ा फैसला किया है। किस हद तक वो फैसला मस्बत साबित होगा, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में शरह सूद कम है। कोरोना के दौरान स्टेट बैंक ने इंडस्ट्री और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैकेज भी दिए और अब हुकूमत कारोबार के फैलाव के लिए इक़दामात कर रही है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने सनतों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत को तवक्को है कि सनतों को बड़ा रिलीफ मिलेगा और तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी, बरामदात में इजाफा होगा। आज अक्टूबर के जो नंबर आए हैं उसमें 2.1% बरामदात में इजाफा देखा गया है। एक दफ़ा फिर $2 अरब से ऊपर बरामदात रही। वज़ीर आज़म ने आज अपना मुआशी टीम के साथ मीडिया से बात करते हुए पैकेज का ऐलान किया और कहा कि 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली 50% कम रेट पर देंगे। इसके अलावा तमाम सनतों को अगले 3 साल तक 25% कम रेट पर बिजली फराहम की जाएगी, इजाफी बिजली फराहम की जाएगी और कोई पीक आवर्स भी नहीं होंगे, एक ही रेट पर बिजली फराहम की जाएगी। हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से, संडे से, पिछले संडे से जो छोटा सनत है, जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए जो इजाफी बिजली, यानी वो जो पिछली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। मसलन अगर 16 रुपए यूनिट पे बिजली वो खरीद रहे थे तो वो 8 रुपए पे अब इजाफी बिजली उनको चार्ज किया जाएगा। सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे और कोई अब सारे ऑफ पीक आवर होंगे, कोई अब पीक आवर नहीं है, तो सारा 24 घंटे अब अपनी फैक्ट्रियां चला सकते हैं। इससे जहां सनतों को फ़ायदा होगा और सनतकार के लिए एक मौका है कि वो अगर अपनी इंडस्ट्री में अपनी सनत को मज़ीद तोसी दे तो पिछले साल से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करे तो उसे वो बिजली सस्ती पड़ेगी। अगर अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स की जगह हुकूमत की बिजली इस्तेमाल करे तो इजाफी बिजली सस्ती पड़ेगी, हुकूमत सब्सिडी देगी, मगर वहीं हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी इस्तेतात में मुसलसल इजाफा हुआ है, मगर बिजली की खपत में बदकिस्मती से कमी आई है हालिया सालों में। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की खपत में 2015 से 2018 तक औसतन 10% का इजाफा होता रहा, मगर गुज़िश्ता बरस ये इजाफा नहीं हुआ और रवा बरस के 9 माह में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बिजली कम इस्तेमाल हुई, यानी खपत कम हुई। अब बिजली की पैदावारी इस्तेतात बहुत बढ़ गई है, मगर बिजली पैदा करने वाले कारखानों को कैपेसिटी पेमेंट भी दी जा रही है। मगर अगर बिजली की खपत कम होती है तो इसका मतलब है कि दूसरी मुआशी सरगर्मियाँ कम हुई और बिजली होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं हुई, यानी पैसे ज़ाया हुए, कैपेसिटी पेमेंट्स में पैसे ज़ाया हुए और बिजली इस्तेमाल नहीं हुई। मगर अब इन इक़दामात की वजह से अगर इंडस्ट्री ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है, एक्सपेंशन करती है, तो हुकूमत को भी
बिजली के ज्यादा इस्तेमाल से आने वाले सालों में फायदा होने का इम्कान है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आरिफ हबीब साहब, इंडस्ट्री का, हुकूमत का कितना फायदा है इस पैकेज की वजह से, किस तरह देख रहे हैं आप? आई थिंक ये बहुत सेंसिबल स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और मुझे इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सोचती है, हिसाब किताब करती है, क्योंकि मेरी नज़र में हुकूमत को इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इंडस्ट्री के लिए कुछ कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो जो पीक के अंदर कुछ लोग बंद कर देते थे, कुछ की कॉस्ट जो है वो आती थी ज़्यादा, तो वो कॉस्ट जो है वो मार्जिनल सी जो है वो कम हो जाएगी और इंडस्ट्री जो है चलेगी। दूसरा, जब उन्होंने एडिशनल कंजम्पशन पे जो रिडक्शन की है इंडस्ट्री के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, दोनों के लिए, आई थिंक वो भी बड़ा सेंसिबल स्टेप है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है नेट बेसिस पे गवर्नमेंट उसका बेनिफिशियरी होगा। आपको तो पता ही है कि हम कैपेसिटी पेमेंट जो है वो दे रहे हैं बगैर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, जो अबाउट, मुझे लगता है कि हम देख रहे थे, इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो 9 रुपए बनता था पर यूनिट, और अब वो जो है 9 रुपए पे जो है वो ये बिजली फराहम करेंगे विद सब्सिडी, तो उससे जो है वो जो फ्यूल की कॉस्ट है शाहजेब, वो तकरीबन 6 रुपए पड़ती है यूनिट की, तो 6 रुपए की जो एडिशनल कॉस्ट करेंगे उसकी उनको 9 रुपए जो है वो मिलेंगे। तो आई थिंक एक अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए कुछ जो है वो कम हो जाएगी, और उससे आई बिलीव के इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो बेहतरी आएगी, और जो हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेफिनेटली इसका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें कुछ कमी लाने में। और ये बताइएगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये हुकूमत आई और शरह सूद को 13.25% तक ले गई। आपने भी कहा, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते थे कि जी एक्सपेंशन तो बाद में होगी एक्सपोर्ट के लिए, हमने जो मौजूदा इस वक्त इंडस्ट्री है उसको बचाना मुश्किल हो गया है, इतनी इस हुकूमत के आने के बाद कॉस्ट बढ़ गई है। मगर अब शरह सूद 7% पर है। स्टेट बैंक ने बहुत सारे पैकेजेस भी दिए इंडस्ट्री के लिए। अब सीमेंट की सेल्स बढ़ रही हैं, स्टील की सेल्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो इन इक़दामात की वजह से आप समझते हैं कि इंडस्ट्री की एक्सपेंशन का एक माहौल पाकिस्तान में बन रहा है? जी, आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट का कम होना, और आई थिंक ये जो टर्फ का जो है जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी स्टेट बैंक ने 1% पे जो है वो ऑफर की है, वो तो बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो इंसेंटिवाइज करता है कि जितना जल्द से जल्द जो है वो एक्सपेंशन कर लें, उसके अंदर BMR कर लें अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर 10 साल तक का जो है वो स्टेट बैंक का 1% और बैंक का अगर आप स्प्रेड मिला दें 1-2% और, तो अगर 3% भी आपके लिए जो है वो 10 साल के लिए पैसा मिल रहा हो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आई थिंक बड़ा बेनिफिट है। तो और इंटरेस्ट रेट का जो है वो कम हो जाना, और फिर ये सब चीजें होने की वजह से कुछ हम ये भी देख रहे हैं कि डिमांड भी जो है वो इकोनॉमी में बढ़ी है। जिस तरह आपने बताया कि सीमेंट में जो है कि डिमांड में इजाफा हुआ है, स्टील की डिमांड में इजाफा हुआ है, ऑटोमोबाइल की डिमांड में, फिर ये है कि लकीली टेक्सटाइल की जो है वो एक्सपोर्ट डिमांड में भी जो है वो इजाफा हुआ है, तो टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो बड़ा ही अपबीट है। तो ये चीजें इब्तिदा अच्छी है, ये आई थिंक ये इसकी आगे ये इसको सस्टेन करना चाहिए और मुसलसल मेहनत करनी चाहिए कि ये सारे के सारा माहौल जो है वो सस्टेन करे, और फर्दर रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी में मजीद हो, बाहर से भी पैसे आए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का इंटरेस्ट बढ़े। तो ये सब चीजों के लिए आई थिंक और भी मेहनत करने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा हुकूमत के लिए एक और स्कैंडल सर उठा रहा है, एक और स्कैंडल जो बर वक्त फैसले ना करने की वजह से होगा, गंदम और चीनी की तरह एक और स्कैंडल है, वो बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो इल्जाम लगाया कि नून लीग ने महंगी LNG खरीदने के सौदे किए। कतर से LNG खरीदने की 13.3% की डील एक महंगी डील थी। इसके अलावा नून लीग ने गनवर से 11.6% और ENI से 11.9% की जो डील की वो भी महंगी डील थी। नून लीग पर करप्शन का इल्जाम लगाया, और जब दुनिया में LNG की कीमत नीचे गई तो तहरीक इंसाफ के बयानिए में और शिद्दत आई और दावा किया कि अगर नून लीग की हुकूमत हमें लॉन्ग टर्म मुआहदों में ना फंसाती तो हम सस्ती LNG खरीद पाते।
नून लीग इसके जवाब में कहती रही कि दुनिया में 75% मुआहदे लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि मुल्क चलाने के लिए एनर्जी सप्लाई को यकीनी बनाना होता है, इसलिए कतर से लॉन्ग टर्म मुआहदा किया। स्पॉट प्राइसेस तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। साथ ही नून लीग ने दावा किया कि कतर से जब मुआहदा किया गया तो उस वक्त का सस्ता तरीन मुआहदा था, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ ने नून लीग के दौर में लगाए गए एलएनजी टर्मिनल्स पर भी सवाल उठा दिया कि वो टर्मिनल लगाने वाली कंपनियों को कम से कम गारंटी देकर लगाए गए, महंगे हैं, हम सस्ते लगाएंगे और बगैर गारंटी के लगाएंगे। नून लीग ने मौक़िफ़ दिया कि सस्ता तरीन टर्मिनल लगाया, कम तरीन मुद्दत में लगाया और पूरी कैपेसिटी पर चल रहा है, इसलिए सस्ता तरीन पड़ रहा है। इस सब पर बात करेंगे, पहले ये बता दें कि हमने एनर्जी सेक्टर के हवाले से तफसील से बात करने के लिए वफाकी वज़ीर उमर अयूब को बुलाया। हम उन्हें मुसलसल प्रोग्राम में बुला रहे हैं, मगर वो नहीं आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, वरना ये प्रोग्राम लाइव है। अगर वो अब भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो प्रोग्राम में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से हालिया एलएनजी खरीदारी की द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने दिसंबर के महीने के लिए स्पॉट परचेजिंग की बिड्स खोली तो पता चला कि जो सबसे कम बिड थी वो भी इतनी ज़्यादा थी कि इसने हुकाम को परेशान कर दिया है, क्योंकि दिसंबर में जो गैस की सूरत हाल होगी उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत कम से कम 6 एलएनजी कार्गो मंगवाए। खबर के मुताबिक एलएनजी की जो सबसे कम बिड है वो 15.87% है, ज़्यादा से ज़्यादा 16.98% है, जो नून लीग के दौर में की गई कतर डील के 13.3% से काफ़ी ज़्यादा है। नवंबर के लिए हुकूमत ने एलएनजी 14.2%, 13.9% और 13.8% पर खरीदी और वो कतर की डील से महंगी थी। कतर की डील 13.37% पे थी। ईएनआई और गनवर के मुआहदे से भी काफ़ी महंगी थी और अब दिसंबर में मजीद महंगी डील पर एलएनजी खरीदनी पड़ेगी। साथ ही हुकूमत गौर कर रही है कि कतर से रब्ता किया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि दिसंबर में मजीद 3 एलएनजी कार्गो फराहम कर दे। अगर कतर तैयार ना हुआ तो फिर हुकूमत के पास महंगी एलएनजी खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों में मुल्क में गैस की शदीद कमी का सामना होगा। सितंबर के महीने से ही कराची में गैस का बहरान पैदा हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि 10 दिन पहले ही वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि आज हमें 40% सस्ती गैस मिल रही है, मगर हम नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि नून लीग हमें महंगे मुआहदों में फंसा गई है, क्योंकि उन्होंने बीच में पैसा बनाया। मगर एलएनजी तो कतर के मुआहदे से बहुत महंगी मिल रही है, 40% सस्ती नहीं बल्कि 25% तक महंगी मिल रही है और अब हुकूमत कतर से उसी रेट पर गैस लेना चाह रही है जिस पर नून लीग ने मुआहदा किया था, और अगर ना मिली तो महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। और अगर कतर गनवर और ईएनआई से माहाना 8 कार्गो ना आ रहे होते तो पाकिस्तान को इस वक्त भी बहुत महंगे रेट पर वो गैस खरीदनी पड़ती जो इस वक्त कतर, गनवर और ईएनआई से सस्ती मिल रही है। इसलिए सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वजह है कि वज़ीर आज़म को गलत मालूमात फराहम की जाती हैं। वज़ीर आज़म जो फैसले करते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। वज़ीर आज़म ने गंदम दरामद का फैसला किया, नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने चीनी दरामद का फैसला किया, नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने एलएनजी टर्मिनल लगाने का फैसला किया, नहीं लगाए गए और अब ये सब भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत एलएनजी की स्पॉट की कीमतों का लॉन्ग टर्म मुआहदों से मवाजना करके ये बताती रही कि गुज़िश्ता हुकूमत मुआहदे ना करती तो हम सस्ती गैस खरीदते, मगर अब सूरत हाल ये है कि गैस उन मुआहदों से महंगी मिल रही है और मुल्क में गैस की शदीद ज़रूरत है। मामला ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जब कोरोना की पहली लहर आई तो उस वक्त आलमी मंडी में एलएनजी की कीमत बुरी तरह गिर गई। $2 से $2.5 फी MMBTU एलएनजी मिलने लगी। नून लीग के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक गर्मियों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ती एलएनजी खरीदी और हम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। अब हुकूमत महंगे एलएनजी कार्गो खरीद रही है और अलमिया यह है कि जब एलएनजी की कीमत बहुत कम थी तो हुकूमत $2.5 फी MMBTU पर ख़रीद सकती थी, मगर उसने नहीं खरीदी। अब ये कीमत $6 हो गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग के दौर में किए गए मुआहदा से ज़्यादा अदा करेगी। इसका मतलब है कि एक कार्गो पर $5 मिलियन की इजाफी अदायगी, यानी अगर हर माह 8 कार्गो आ रहे हैं तो $40 मिलियन की इजाफी अदायगी होगी। मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ाम पर वज़ारत तवानाई का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल का एलएनजी के हवाले से बयान सच्चाई पर मबनी नहीं है। एलएनजी की कीमतें आलमी मंडी में तब्दील होती रहती हैं। सर्दियों में एलएनजी की कीमतें उमूमन ज़्यादा होती हैं। अगस्त और सितंबर में $2 फी MMBTU पर सस्ती एलएनजी खरीदी गई। पिछले 2 साल में एलएनजी औसतन 4.07 से $9.54 फी MMBTU पर खरीदी गई। वज़ारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से किए गए एलएनजी मुआहदे के अख्तिताम तक नया मुआहदा नहीं किया जा सकता। यानी अब हुकूमत मान रही है कि मौसम के हिसाब से स्पॉट प्राइसेस कम या ज़्यादा होती रहती हैं। जब कीमतें कम थी तो गुज़िश्ता हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही थी। अब पावर डिवीज़न मान रहा है कि सर्दियों में कीमतें बढ़ जाती हैं, गर्मियों में कम होती हैं। पावर डिवीज़न का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहदों की वजह से कोई नया मुआहदा नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत नून लीग के मुआहदों के तहत आने वाले 8 कार्गो के अलावा माहाना 4 कार्गो मंगवा रही है
तो यानी मजीद मुआहदे भी कर सकती है। और नून लीग के दौर में अगर गड़बड़ से मुआहदा एक्सपायर हो रहा है तो नया मुआहदा हुकूमत ने कितने का किया है, कितने का करने जा रही है? गुज़िश्ता 2.25 साल में कोई नया LNG टर्मिनल और फिर गैस सप्लाई करने के लिए कोई पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई गई? हालांकि बार बार दावा किया गया कि हम LNG टर्मिनल लगाएंगे। अगर LNG टर्मिनल लग जाते और गैस पाइपलाइन बिछा ली जाती तो मजीद मुआहदों की गुंजाइश भी पैदा हो जाती और पाकिस्तान में गैस की कमी भी ना होती और पाकिस्तान को सर्दियों में महंगी गैस भी ना खरीदनी पड़ती। नून लीग ने अपने दौर में कतर से 15 साल का मुआहदा किया क्योंकि 2013 में मुल्क में गैस का बहरान आया था। तो उस वक्त हुकूमत ने LNG दरामद करने का फैसला किया, LNG टर्मिनल भी लगाया। हुकूमत ने कतर से रब्ता किया क्योंकि कतर दुनिया में गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। पाकिस्तान ने कतर से बातचीत की तो कतर ने पाकिस्तान को ब्रिटिश ऑयल की फी यूनिट कीमत का 13.8% का रेट दिया और मुआहदा 15 साल के लिए किया गया। साथ ही हुकूमत ने 2 छोटी कंपनियों से भी 5-5 साल के मुआहदे किए। शेल कंपनी ने 13.75% और दूसरी कंपनी गनवर ने हैरानकुन तौर पर 13.3% का रेट दिया। इसके बाद पाकिस्तान दोबारा कतर के पास गया और उसे रूसी कंपनी के रेट का बताया, जिसके बाद कतर रूसी कंपनी के निर्ख पर LNG देने को तैयार हो गया, जिससे पाकिस्तान का करोड़ों डॉलर का फायदा हुआ। मगर कतर ने मुआहदे को खुफिया रखने की शर्त रखी। कतर LNG का बड़ा एक्सपोर्टर था और एक्सपोर्टर है। कतर को डर था कि दीगर ममालिक भी यही रेट तलब करेंगे, इसलिए ये मुआहदा खुफिया रखा गया और पाकिस्तान का जो कतर से मुआहदा था वो खित्ते में कमतरीन रेट पर था। तहरीक इंसाफ नून लीग से मुआहदा सामने लाने का मुतालबा करती रही, करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही, मगर जब खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मुआहदा सामने नहीं लाई। इस हवाले से 9 सितंबर 2018 को अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग में भी एक रिपोर्ट शाया हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने गैस सप्लाई कंपनियों में मुकाबले की फिजा पैदा करके LNG के मुआहदों में $600 मिलियन बचाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब कतर ने 2 साला मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के लिए LNG की कीमतें कम करने से इनकार किया तो 2015 के आखिर में पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से रुजू करने का फैसला किया, जिसकी बिड में दीगर बड़ी कंपनियां भी कूद पड़ी। इसी दौरान कतर की कंपनियों से मुज़ाकरात भी जारी रहे। ऐसी सूरत में जब टेंडर जारी किया गया तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां शरीक हुईं और कम से कम बोली की पेशकश सामने आई। इस हिकमत अमली से पाकिस्तान कतर गैस से कीमतें कम कराने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान को $610 मिलियन की बचत हुई। टेंडर के बाद पाकिस्तान ने कतर के सामने रशियन ग्रुप की सबसे कम बिड को रखा, जिसके बाद कतर इसी कीमत पर पाकिस्तान को LNG सप्लाई करने पर रजामंद हो गया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने रूसी कंपनी को पहला टेंडर जारी करके कुछ गैस उससे खरीदी, लेकिन दूसरे टेंडर में कतर ने रूसी कंपनी से ज्यादा अच्छी पेशकश देकर ये टेंडर हासिल कर लिया। अब जरूरत इस बात की है कि इल्जाम तराशी से निकलकर मजीद LNG टर्मिनल्स लगाए जाएं, गैस पाइपलाइन बिछाई जाए और मुल्क में गैस की कमी पूरी करने के लिए इकदाम किए जाएं। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है कराची के हवाले से बात करेंगे। दुनिया का तीसरा बड़ा शहर कराची ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पंजाब को 3 मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स मिले, अब वहाँ ऑरेंज लाइन ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। पेशावर को BRT मिली, लेकिन कराची के हिस्से में कुछ नहीं आया। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इस वक्त कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शुमार होता है। बसें चलने के काबिल नहीं हैं, सड़कें या तो बनती नहीं हैं, लेकिन बनती हैं तो टूट जाती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स सालों से इल्तवा का शिकार हैं। मुद्दतों तक प्रोजेक्ट्स के लिए सड़कें बंद होती हैं, दोबारा खुलती हैं, मगर प्रोजेक्ट नहीं बना होता। आए रोज सूबाई हुकूमत नई बसेस सड़कों पर लाने का ऐलान करती रही है। बसेस तो नहीं आई, मगर ऐलान की मुद्दत पूरी होने के बाद नया ऐलान जरूर सामने आता रहा है। और अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कराची को सियासी यतीम कहा गया है। गुज़िश्ता रोज ब्लूमबर्ग से वाबस्ता सहाफ़ी वसीम अंगी की एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें तहकीक के मुताबिक कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बदतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। और जब हमने इस तहकीक का जायजा लेने की कोशिश की तो रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से कराची का नंबर 100 शहरों के मुकाबले में 97 नंबर पर था, यानी बदतरीन सतह पर था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दहाइयों पुरानी बसेस पर कराची की 42% आबादी इंतजार करती है। सड़कें टूटी हुई हैं, सिग्नल का इंतजाम ऑटोमेटेड नहीं है और ये शहर पाकिस्तान की आमदनी का आधा कमाता है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सालों के दौरान कई बस प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया, लेकिन या तो वो शुरू ही नहीं हुए या वो बरकरार ही नहीं रह सके। जबकि ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट, जिसका 6 साल पहले ऐलान किया गया था, वफाकी हुकूमत के मुताबिक वो अगले साल मुकम्मल होगा। यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बदतरीन बहरान का शिकार है। जब बहस होती है तो शहरी हुकूमत सूबे पर इल्ज़ाम लगाती है, सूबाई हुकूमत वफाक पर इल्ज़ाम तराशी करती है। कराची के मेयर वसीम अख्तर, साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने इख्तियारात का रोना रोते हुए ओहदा संभाला और फिर वो इख्तियारात का रोना रोते हुए अपनी मुद्दत पूरी कर गए। सिंध हुकूमत, जिसने कराची में 10 साल बाद 2018 में सिर्फ 10 बसें चलाई, वो भी 1 साल के अंदर बंद हो गई। और जब ये 10 बसेज सड़कों पर लाई गई तो हमारे प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब का क्या कहना था, आपको सुना।
10 साल आपकी हुकूमत रही है इस सूबे में, मगर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर और 10 बसें। शाह साहब, ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है? 10 बसें तो वाकई ऊँट के मुंह में जीरा हैं, लेकिन ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और आप बारिश की पहली बूंद कह सकते हैं, और ये इसमें बतदरीज इजाफा होता जाएगा और थोड़े ही अरसे में इंशाल्लाह दीगर बसेस भी और मुख्तलिफ रूट्स भी आएंगी। मजीद बसें तो नहीं आई, लेकिन ऊँट के मुंह से जीरा भी निकल गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल है। दो साल से जायद हो गए हुकूमत डीजी सिविल एविएशन की मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती नहीं कर सकी और इस अहम ओहदे को एडहॉक तरीके से चला रही है। और ये एक और मामला है जिसमें हुकूमत बार बार दावा और वादा करती है और पूरा नहीं करती है। हालांकि रवा साल PIA और पाकिस्तानी पायलट्स को तारीख के मुश्किल तरीन हालात का सामना करना पड़ा। गैर जिम्मेदाराना हुकूमती बयानात की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई PIA और पाकिस्तानी पायलट्स को बदनामी का सामना करना पड़ा। कई मुमालिक ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। कई एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट्स और अमले को काम करने से रोक दिया, मगर इस दौरान पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी बगैर किसी मुस्तकिल सरबराह के काम करती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी डीजी सिविल एविएशन की तैनाती से मुताल्लिक बार बार सवाल उठाती रही। हुकूमत यकीन दिलाने के बावजूद अब तक इस ओहदे पर मुस्तकिल तैनाती नहीं कर सकी है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पायलट की बरतरफी और डीजी सिविल एविएशन की तैनाती से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरहम नजर आई और रिमार्क्स दिए कि क्या कोई काबिल शख्स नहीं है जो डायरेक्टर जनरल लग जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि डीजी सिविल एविएशन के अहम तरीन ओहदे पर ताहाल तैनाती क्यों नहीं हो सकी। क्या वफाकी हुकूमत इतनी अहम रेगुलेटरी अथॉरिटी को फंक्शनल नहीं करना चाहती? ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि इस अहम ओहदे पर तैनाती नहीं हो सकी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी जाने वाली वजूहात भी इत्मीनान बख्श नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पायलट्स और कौमी एयरलाइन के नुकसान की वजह से अदालत के सामने मुफाद आमा का मामला है। इस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं जो पायलट्स के हवाले से फैसले करे जिससे हर पाकिस्तानी के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या कोई काबिल शख्स नहीं जो डायरेक्टर जनरल लग जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि पायलट्स के मामले को रेगुलेटर ने देखना है। अगर डीजी होता तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी पर होती। अदालत ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं करेगी जो इसके दायरे में नहीं आता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए कि गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से नेशनल एयरलाइन का वकार मजरू हुआ है। समाअत के आखिर में अदालत ने सेक्रेटरी सिविल एविएशन और अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत में पेश होने का हुक्म दिया और समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डीजी सिविल एविएशन की तैनाती से मुताल्लिक मुसलसल सवाल उठा रही है। वफाकी हुकूमत ने 24 सितंबर को यकीन दहानी कराई थी कि 4 हफ्तों में डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर 4 हफ्ते गुजरने के बाद भी मुस्तकिल डीजी की तैनाती नहीं हो सकी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।